पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने अब पूछा है कि भाई ये जो आया था सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कैसे कम कर सकता है। आज ये एक फुल बेंच था कोर्ट का जो कि ये हियरिंग कर रहा था और इनको कहा गया था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक फुल बेंच बनाने की पहले जरूरत है, फिर आप ये इंपॉर्टेंट मसला जो है इसको कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि हाँ मैं फॉर्म करूंगा। और ये जो कमेटी थी इसके अंदर 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे उनको भी लाया गया था। इसकी सारी उन्होंने कहा जी कि ये जो हियरिंग है ये लाइव टीवी पे टेलीकास्ट होएगी। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ भी आए थे, लेकिन फायजीज़ा साहब ने कहा था कि जी टीवी पे आने दें ताकि लोगों को पता चल सके। पार्लियामेंट जो है उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था इससे पहले जस्टिस मिनल्ला ने कि क्या ये कॉम्पिटेंट है कि ये लेजिस्लेशन कर सकती है इस तरह का टू एक्सेस जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कहा था कि पार्लियामेंट के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई ताकत भी है कि नहीं है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने अप्रैल में मना कर दिया था गवर्नमेंट को कि ये बिल जो है इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए, जो कि कर्टेल करता है यानी कि कट करता है सीजेपी की पावर्स को अगर ये एक दफा लॉ बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने कहा था जी कि हम ये जो अपोजिंग पार्टीज हैं उनके ये हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुनेंगे इंक्लूडिंग पीटीआई। और उसके बाद इन्होंने सुनने के बाद जो है आज की प्रोसीडिंग मंडे अक्टूबर 9 तक हियरिंग जो है उसको एडजर्न किया। और ये जो था सबसे पहले फिक्स किया गया था कि ये बात सारी यानी कि ये प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी इसके ऊपर, ये जो बिल है इसके ऊपर। और जब से चार्ज लिया था काजी फायज ईसा साहब ने उसी दिन से इन्होंने ऑर्डर किया था कि एक तो इसके ऊपर प्रोसीडिंग बिठाई जाएगी और ये लाइव स्ट्रीम सारा कुछ किया जाएगा। वैसे तो कहा गया था अप्रैल 13 को कि ये जो है लॉ ये जो इसकी इन्फोर्समेंट है इसको जो है वो वकेट किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त उन्होंने अनाउंस जब किया था तो ये नहीं बताया था कि क्या एक प्रॉपर बेंच बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मेंशन जरूर किया था कि वो रेडी हैं कि 2 और सीनियर जजेस के साथ लेके एक फुल बेंच बनाए, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया था जजेस सरदार तारिक मसूद और इजाजुल एहसान का। और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो की क्लॉजेज हैं लॉ के अंदर उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज इस सिलसिले की सारी जो है वो बातचीत की गई। और इसके अलावा उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा जी अगर आपको एतराज़ है कि इसको जो हम रोक रहे हैं क्यों लॉ को रोक रहे हैं तो उसके लिए आप रिटन जो है रिप्लाईज हमको भेजें। इमरान खान के जो लॉयर हैं जी नईम हैदर पंजोटा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की लाइफ जो है उसको बेतहाशा खतरा है। आपको पता ही है कि उनको अब अटक जेल से अडियाला जेल में डाल दिया गया है। वो कह रहे हैं जी कि उनको इंतहाई लोअर क्लास सेल जो है उसमें वहां पे डाला गया है। इनको आपको पता ही है कि तोशाखाना केस में 3 साल की जेल दी गई थी अगस्त 5 को, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इनको साइफर केस में डिटेन कर लिया था और इनको कहा था कि अडियाला जेल में डालो। और फिर वहां से बहुत ज्यादा कोशिश के बाद इनको जो है वो अटक जेल में डाला था और फिर वहां से इनको बहुत मुश्किलों से अडियाला जेल में शिफ्ट किया गया है। पंजोटा साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल गई थी और लग रहा है कि जैसे उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है और उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और जो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनसे भी जो है सेल फोन्स ले लिए गए हैं, तो इसलिए कोई राब्ते भी नहीं हो सकते हैं। तो ये एक तरीका है, ये डिफरेंट तरीके हैं जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं इमरान खान की विल को ब्रेक करने के लिए, तो जो कि सही नहीं है। राणा सलाउल्लाह साहब जी आज लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अक्टूबर 21 को वापस आ रहे हैं और उनके आने से पहले ही उनके लिए एक प्रोटेक्टिव बेल ली जाएगी और वो आके कोर्ट में सरेंडर करेंगे, लेकिन उस वक्त जबकि उनको एक वेलकम रिसेप्शन दिया जाएगा लाहौर में। उसके बाद आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में है 2019 से लंदन के अंदर और उस वक्त जब इनको 7 ईयर जेल इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा जी कि मेडिकल ग्राउंड पे मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए और उस दिन से ये लंदन में बैठे हुए हैं। इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा गया था अल अजीजिया और एवनफील्ड ग्राफ्ट केसेस के अंदर। सितंबर 12 को इनके भाई जो उस वक्त के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा था कि नहीं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। सितंबर 30 को PMLN जो इनकी पार्टी है उन्होंने कहा था जी कि नवाज शरीफ साहब डरते नहीं हैं, वो हर तरह के सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए वापस आ रहे हैं। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी कोई भी डील मिलिट्री के साथ नहीं हुई है, ये जो आप बातें फैला रहे हैं मीडिया में ये गलत और बेसलेस हैं और हमने सारी प्रिपरेशंस की हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिले और हम जो है
कोई भी इस तरह की जो है वो हिंट्स भी जो अगर आपको कोई गलत किस्म की और दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत दे रहा है। कोई हिंट जो है आप किसी तरह के ना लें। और वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनोसेंट हैं और ये जो कोई भी केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे उसमें कोई भी वेट नहीं है, यानी कि कोई उसमें इतना उन केसेस में ज़ोर नहीं है। और हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिलेगी क्योंकि बहुत सारे केसेस जो इस तरह के पास्ट में थे उन लोगों को, बाकियों को भी रिलीफ मिली थी, तो इनको भी मिलेगी। और जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है और प्रोसेस है उसके अंदर हमारा पूरा फेथ है। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक 10 टेररिस्ट जो हैं जी उनको आज मारा गया है केपी के टैंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये ऑपरेशन जो था ये मिलिट्री जो है उसने इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर किया था। उनको पता चला था कि मिलिटेंट्स जो हैं वो इस जनरल एरिया पेजू का जो है वहां पे मौजूद हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फायरिंग की गई तो उसके अंदर जो है इन टेररिस्टों को मारा गया। आईएसपीआर का कहना है कि ये जितने भी मरे हुए टेररिस्ट हैं इनका जो था बहुत ही गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तान में और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट कर रहे थे अपने ऑपरेशंस। एक्सटॉर्शन और किलिंग ऑफ इनोसेंट जो सिविलियंस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व थे। इनके पास से बहुत बड़ा जो कैशे है ऑफ एमुनिशन एंड आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स वो मिला है। आईएसपीआर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं कि ये जो मेनेस ऑफ टेररिज्म है इसको पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए और उसके लिए सेक्रीफाइस देने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और आपको पता ही है कि सारा वक्त ये खबरें आती रहती हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल भी है कि नहीं है? ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट की आज की ये रिपोर्ट जो है इसी के ऊपर है। वाशिंगटन पोस्ट ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके कुछ आंकड़े उठाए हैं और उसकी बेस पे उन्होंने आज अपनी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो लिखी है। उन्होंने कहा जी कि इंडियन हाउस होल्ड्स जो थे वो अब कम से कम सेव करते जा रहे हैं, जो कि आज से हाफ सेंचुरी पहले वो करते थे। ये जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती थी इनकी बेसिस के ऊपर मुल्क का जीडीपी ऊपर जाता था और उसका पैसा जो है गवर्नमेंट यूज करके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करती थी। इस वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 2022-23 में, जो कि इंडियन फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही रन करता है अप्रैल से मई में, वो कहते हैं ओनली 5.1% ऑफ जीडीपी था, विच इज डाउन 8% ऑफ जीडीपी इन 2019-20 एंड 11.5% डाउन in 2019, levels not seen since oil crisis in 1970s। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी कि हाउस होल्ड लाइबिलिटीज जो हैं वो राइज कर गई हैं 5.8% ऑफ जीडीपी और डेट्स जो हैं इनके कॉन्स्टेंटली बढ़ते चले जा रहे हैं और इस साल में जो इनका फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ा है दैट इज 3.8%, यानी कि जो फिस्कल ईयर 2022-23 था। वो कहते हैं जी कि ये ही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के साथ अब, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो बेतहाशा उसने खर्चा शुरू कर दिया है, उसकी वजह से उसके ऊपर डेट्स आ गए हैं और जिस वक्त तक कंट्री सेव नहीं करेगी वो ग्रो नहीं करेगी। वैसे तो वो कहते हैं जी कि इंडिया की ग्रोथ जो है उसको बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं वो देख के कह रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम पकड़ रही है और आईएमएफ ने भी कहा है कि इंडिया की ग्रोथ जो है 6.1% पे रहेगी 2023 में, फास्टर देन एनी अदर लार्जर इकोनॉमीज। लेकिन जो डाटा हमारे पास आया है वो ये शो करता है कि ये इंडिया की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। इनकी जो इकोनॉमी है वो डेट में होएगी और डेट फ्यूल जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होएगी और लेस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होएगी, उसकी वजह से आगे जाने में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होंगे। वो कहते हैं जी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर इंडिया जो है उसके अंदर इनको, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इंडिया जैसे कि 2000s में चाइना से आगे चली गई थी, उसमें इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी और जब इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी तो उन्होंने अपनी पावर को बहुत एक्सपैंड कर लिया था। लेकिन अब चूंकि ना तो सेविंग्स हो रही हैं और गवर्नमेंट की जो प्राइमरी डेफिसिट है वो वैसे तो अर्लियर तो डिक्रीज किया था लेकिन वो इंक्रीज कर सकता है और जैसे कि इनके फिगर सरप्लस में जा रहे थे 2010s में, अगर वो ना गए और ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ती चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग जो है उसको कट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी ये जो इंडियन हाउस होल्ड का ये जो कंजम्पशन बूम आया था जिसमें कि वो बेतहाशा स्पेंडिंग कर रहे थे और वो सारा पैसा इकोनॉमी में आ रहा था, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक जो इन्फ्लेशन थी वो जो थी ज़रा थोड़ी सी श्रिंक भी की थी, लेकिन चूंकि अब सेविंग्स जो हैं वो नीचे आती जा रही हैं तो इसलिए जो है जीडीपी जैसे कि 2010 में था जो कि बहुत ऊपर चला गया था ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स एट 25%, वो अब शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। वो कहते हैं जी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट रेट जो है 40% है और इंडिया में सिर्फ 28 to 30% है और ये दिस इज वेल अबव
peak rates of 34 to well below peak rates of 34 to 36% जो कि इंडिया ने अचीव किया था 2000s में, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी कोलैप्स करती जा रही हैं सिंस 2008, और इसलिए वो चूंकि डिक्लाइन पे हैं तो इसलिए जो स्ट्रेंथ है वो हौले हौले वैनिश होना शुरू हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट जो है वो इनफ टैक्सेस गैदर नहीं कर रही है, बल्कि बहुत बड़े पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स चला रही है। तो ये जो है इनको रिकवर करना फिर ये सारा मुश्किल होएगा, और गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसको ज़रा थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर बल्कि उनके कंज्यूमर्स और अब ब्यूरोक्रेट्स और अब तो कंज्यूमर्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो उनको ज़रा थोड़ा सोचना पड़ेगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की आज ये न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक 1/3 ऑफ गुजरात पॉपुलेशन यानी कि 31 लाख फैमिलीज जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं। ये भी जो बहुत बड़ी बात की जाती है कि जी ओहो गुजरात मॉडल लगाया जाए पूरे हिंदुस्तान में, और गुजरात ने बड़ा जबरदस्त किया था। आज की ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जी वहां पे तो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो जाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड सेट किया था 816 पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज फॉर अर्बन एरियाज, जिसका कि ये मतलब है कि 32 रुपीज पर डे जो लोग हैं एवरेज वो रूरल रेजिडेंट्स वो कमा रहे हैं, और सिर्फ 26 रुपए अर्बन जो रेजिडेंट्स हैं पर डे वो कमा रहे हैं। असल में ये क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर कांग्रेस के एमएलए तुषार चौधरी ने मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट बच्चू भाई कबड जो है उनसे पूछा कि भाई आपके गुजरात में क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने जो इनका एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है नीति आयोग वो भी देता रहता है, ये सारे फिगर्स लाता रहता है, तो उसका उन्होंने जो है एक हवाला जो एक और भी रिपोर्ट का देते हुए कहा था कि तकरीबन 31,61,310 लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं गुजरात में। उसमें से जो हैं 16,28,744 एक्सट्रीमली पुअर हैं, 15,32,566 पुअर हैं, और ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन ये इंक्रीज होती जा रही हैं गुजरात के अंदर। 2020-2021 में 1047 फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 14 उसमें से सिर्फ बाहर आ सकी थी। 2021-22 में 1751 न्यू फैमिलीज उसके अंदर ऐड हुई थी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई थी, उसमें से सिर्फ 2 फैमिलीज अपनी कंडीशन बेहतर कर सकी थी। इन 2022-23 303 फैमिलीज और बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, और सिर्फ एक फैमिली जो है उसमें से बाहर आई। तो मतलब है कि, और इसमें यह भी बताया गया कि बिहार जो है उसका हाईएस्ट रेट है मल्टी डायमेंशनल पुअर में, और जो लोग केरला के अंदर हैं वो लीस्ट पुअर हैं। तो अब ये गुजरात मॉडल भी अप्लाई करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं, अब ये तो आप खुद ही सोचें। हिंदुस्तान के अंदर जो आज कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको पकड़ धकड़ की गई। 2 न्यूज़ क्लिक के एम्प्लॉयज़, उनके एडिटर जो है प्रबीर पुरक्षात्रा और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अमित चक्रवर्ती, इनको आज दिल्ली पुलिस जो है उसने अंडर जो इनका बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन जो लॉ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, उसके अंडर इनको पकड़ा गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली जो है लोगों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं। इनके खिलाफ जो है एक FIR लिखाई गई थी जिसमें कि कहा गया था कि ये लोगों के अंदर और बहुत अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी पैदा करने का सबब बन रहे हैं। तो आज पुलिस ने इनके ऊपर रेड्स करते हुए इनके मोबाइल्स और जो लैपटॉप्स हैं वो लेके चले गए थे। ये FIR जो थी ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये सब चीज़ें चली थी, क्योंकि बीजेपी के MP निशिकांत दुबे ने यह कहा था कि लोकसभा में कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और न्यूज़ क्लिक के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो चाइना से फंडिंग ले रहे हैं और एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज जिन जर्नलिस्टों को पकड़ा वो थे अभिशार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मेश, प्रजोय गोहा, ठकुरता और गायथा, हरिहरन, प्रभीर पुरयक्षता, और इसके अलावा जो है कमेंटेटर्स जिनको के बुलाया जाता था, जैसे कि अनियोदो चक्रवर्ती, हिस्टोरियन जो है सोहेल हाशमी, स्टैंड अप कॉमेडियन संजय रजूरा
और दूसरे लोग जो हैं अनुराधा रमन, सीताराम तिवारी, अदिति निगम, सुमेधा पाल और जो एक्टिविस्ट हैं इवन तस्तीता स्तेल्तवर्ड, उन तक के उसके ऊपर रेड की गई, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं न्यूज़ क्लिक के लिए आप करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। इसके अलावा जो दूसरे लोग कुछ पकड़े गए वो हैं सुबोध वर्मा, ये फॉर्मर टाइम्स ऑफ इंडिया में के एम्प्लॉई थे और अब ये न्यूज़ क्लिक के साथ। तो इन सब लोगों के खिलाफ आज जब ये रेड्स हुई तो जाहिर है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके ऊपर लोगों ने आज बहुत शोर वहाँ पे मचाया कि ये क्यों जर्नलिस्टों को और उनकी इंडिपेंडेंट आवाज़ जो है उसको बंद किया जा रहा है। बॉलीवुड की खबरों में जी बड़ी खबर या कि सिनेमा की खबरों में से बड़ी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन साहब अब जो है रजनीकांत साहब को ज्वाइन करेंगे थलावीर 170 के अंदर। इसको बनाएगी इस फिल्म को लाइका प्रोडक्शंस वाले, और लाइका प्रोडक्शंस ने कहा कि वी आर वेलकमिंग शहनशाह ऑफ इंडियन सिनेमा। अमिताभ और रजनीकांत ने पहले भी हम में 1991 में इकट्ठे काम किया था और अब ये 32 ईयर्स के बाद फिर से जो है वो जुड़े हैं। ये फिल्म जो है डायरेक्ट करेंगे टीजे गनेवल, और रजनी जी जो कि 72 ईयर्स के हैं माशाल्लाह और अभी तक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि दिस इज़ गोइंग टू बी माय 170th फिल्म, और फिल्म का नाम जो अभी तक नहीं रखा गया, लेकिन ये थलाइवर 170 अभी जो नाम सामने आया है, देखेंगे कि अब एक्चुअल नाम क्या होगा। आमिर खान साहब ने आज अनाउंस किया जी कि उनकी आमिर खान प्रोडक्शंस जो हैं वो लाहौर 1947 बनाएंगी, और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर मैं सनी देओल जैसे ज़बरदस्त किस्म के स्टार को लूँगा, और इसको जो डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी। लोगों का ख्याल है जी कि ये जो फिल्म है बेस्ड है खुशवंत सिंह का जो नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके ऊपर है, लेकिन अभी तक फिल्म के ऊपर कुछ ज़्यादा जो प्लॉट है उसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बोनी कपूर साहब आज बहुत अरसे के बाद सामने आए और जो श्रीदेवी साहिबा की जो डेथ हुई थी उसके ऊपर उन्होंने बात किया, और उन्होंने कहा जी कि बार बार मुझे जो है वो कहा जाता था बोलो बोलो बोलो, और मैंने जो कुछ भी बोलना था मैं दुबई पुलिस के सामने 24 to 48 आवर्स का जो इंटरोगेशन था उसमें मैं बोलता रहता था, और उसमें दुबई पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा था हमारे पे बहुत प्रेशर है इसलिए हम आपको इंटरोगेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला था। श्रीदेवी की डेथ जो है वो ड्राउनिंग से ही हुई थी, और की वजह यह है कि वो बेतहाशा क्रैश डाइट्स करती थी। उसको फिजिशियंस भी एडवाइस करते थे कि तुम क्रैश डाइट ना करो, लेकिन वो फाके करती थी कई कई दिन, और उसकी वजह से इसके ब्लैकआउट्स होते थे। जब से हमारी शादी हुई है इसको ब्लैकआउट्स होते थे, बट शी वांटेड टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, और उसके लिए ये फाके करती थी। और एक दफ़ा तो इसने जो इंग्लिश फिल्म आई थी उसके लिए 46 to 47 किलोग्राम्स इसने लूज किया था ना खा के, सॉल्ट को अवॉइड करती थी। और वो कहते हैं जी कि नागा अर्जुन एक दफ़ा इनके पास जब श्रीदेवी का कंडोलेंस करने आए तो उन्होंने भी कहा कि ये मेरे सेट के ऊपर भी एक दफ़ा क्रैश हो गई थी बाथरूम के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रैश डाइट कर रही थी, तो उसमें उसने अपने दांत भी तोड़ लिए थे। तो वो कहते हैं जी कि मेरा उसके डेथ में कोई हाथ नहीं, हालांकि मुझे लोग बहुत ब्लेम करते हैं, और उसकी डेथ जो थी ट्रेजिक है लेकिन एक्सीडेंटल है। तो ये है लायनल मेसी जो है उन्होंने अपनी एक ऑटोग्राफ्ड अर्जेंटीना की जो जर्सी है वो सेलिना गोमेज को दी है। वो एक रेयर इम्पैक्ट फंड चैरिटी जो है वो कर रही हैं, और उसका नाम है नाइट ऑफ रेडियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन October 4th यानी कि कल, और उसके लिए उन्होंने ये इनको दिया है ताकि वो पैसे जनरेट कर सकें। ये पैसे जमा इनकी चैरिटी करती है फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मेसी इनका ये इवेंट जो है अटेंड भी करें। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम साहब अनफॉर्चुनेटली एशियन गेम्स एथलेटिक्स के अंदर जो हैंगजाओ चाइना में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही सीवियर जो है नी इंजरी आ गई है, और इन्होंने अभी जो था इससे पहले जो बुडापेस्ट के अंदर इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहे थे, तो सोचा जा रहा था कि यहाँ पे भी अच्छा करेंगे, लेकिन अब ये इस रेस से बाहर हैं। पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड जो है जी वैसे तो उसको दुनिया का कहा जाता है कि ODI की नंबर 1 टीम है, लेकिन आज जो फील्डिंग उन्होंने की जो ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में, उस पर फिर उनके ऊपर बहुत ट्रोल्स किए गए, और ख़ास तौर पर जो इंडियन क्रिकेटर हैं शिखर धवन, उन्होंने जो है एक अपने एक्स के ऊपर एक जो मोमेंट था क्लमजीनेस का फील्डिंग का वो उन्होंने एक किया। उन्होंने दिखाया कि वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज जो हैं 23rd ओवर में जब ये एक बॉल की थी हारिस रऊफ ने शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी मार्कस लेबुशेंग को, तो ये दोनों भाग के जा रहे थे और दोनों ही नहीं पकड़ सके, और फिर जो वो बॉल है वो भागते हुए जो है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे जो थी वो जाके उसने टच किया
दिया बाउंड्री लाइन को। तो इसके ऊपर शिखर धवन ने कहा पाकिस्तान एंड फील्डिंग नेवर एंडिंग लव स्टोरी। ठीक है। और जनाब जो आज वार्म अप मैच था सेकंड, पहला भी पाकिस्तान हार गया और आज का जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था और आज ये सेकंड भी हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 351 फॉर 7 विकेट्स, पाकिस्तान ने सिर्फ इसके जवाब में 337 बना सके और ऑल आउट हो गए एंड दे लॉस्ट बाय 14 रन्स टू ऑस्ट्रेलिया इन वार्म अप मैचेस। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है वो उसके अंदर नहीं जाते, इनकी टैली जो है उसमें नहीं जाती जो एक्चुअल पॉइंट्स टेबल होता है, वरना बड़ा बुरा था। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, बीसीसीआई को भी आज लोगों ने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर बेतहाशा ट्रोल किया, क्योंकि एक जो है बंदा था उसने एक तस्वीर डाली अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी बेतहाशा गंदी सीटों की। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो ये सीटें देख सकते हैं कि इनकी कितनी बुरी हालत है। तो ये 5 को तारीख को आपको पता ही है कि मैचेस अब शुरू होने वाले हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, तो लोगों ने समझा कि ये मजाक कर रहा है, तो फिर उस लड़के ने एक्चुअल वीडियो बना के फिर डाली और उसने कहा जी कि ये हाल है सीटों का। इसके ऊपर बात करते हुए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इट इज शॉकिंग टू से द लीस्ट। तो लोगों ने बस फिर वो शुरू हो गए एक्स के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि बीसीसीआई और इंडिया जो है वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हैं एंड शेम ऑन बीसीसीआई फॉर नॉट क्लियरिंग द सीट्स। और इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और जो सेक्रेटरी हैं जे शॉ, क्या वो इन सीटों पे बैठना पसंद करेंगे? इफ नॉट तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो टिकट लेके मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर इतने इंपॉर्टेंट, तो वो इन गंदी सीटों के ऊपर बैठेंगे। ते पायन ये हैं आज की स्टोरियां।